नमस्कार दोस्तों, आज की किताब है देवदास। एक दिन बैसाख के दोपहर में, जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय कुल का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में यह स्थित किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बदले पाठशाला में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक उपाय भी निकल आया। वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार देखा है, एक बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौट आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यही निश्चय हुआ था कि इस समय से वह छात्र सरदार अर्थात मॉनिटर भूलों की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंद कर सोए थे और छात्र सरदार भूलो एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में कड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना हुआ है। पंडित जी ने स्वभावतः इसी थोड़े समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी से एकाग्र मन से धैर्य पूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर शाही से खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विविध भाव से देखती थी कि उसके बड़े यत्न का वह चित्र आदर्श से कहाँ तक मिलता है। अधिक मिलता हो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मसंतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और भूलों को लक्ष्य करके कहा, सवाल हल नहीं होता। भूलों ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती, स्लेट तो देखो। उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास में खड़ा हुआ। भूलो यह कहकर लिखने लगा कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आने 3 पाई होता है तो इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेंच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथा नियम आज 3 वर्ष से बैठता आता है। उसके पीछे एक चूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रखा था। सोचा था कि दिन लौटने पर इससे एक पक्का मकान बनवाएंगे। कब वह दिन लौटेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु उस सफेद चूने को वे बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज्ञ अपरिणामदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत वयस्क भोलानाथ को इस सयत्न संचित वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आने 3 पाई है तो अरे बाप रे बाप। इसके बाद बड़ा शोरगुल मचा। पार्वती जोर से ठाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मीचते हुए घबराकर उठ खड़े हुए। देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर एक साथ हो शब्द करता हुआ दौड़ा चला जा रहा है और उसी समय दिखाई पड़ा कि टूटे बेंच के ऊपर एक जोड़ा पांव नाच रहा है और चूने में ज्वालामुखी का विस्फोट सा हो रहा है। चिल्लाकर पूछा, क्या है क्या है क्या है रे? उत्तर देने के लिए केवल पार्वती थी। वह उस समय जमीन पर लेटी हुई ताली बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया, क्या है क्या है क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेल कर खड़ा हुआ। पंडित जी ने और चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा, तू ही उसके भीतर है। फिर देवा साले ने ठेल कर इबारती। फिर हराम ज्यादा। परंतु क्षण भर में सारा व्यापार समझकर
चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्के से गिराकर भागा है? भूलो अब रोने लगा। इसके बाद कुछ क्षण चूने की झाड़ पोंछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण छात्र सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा, और तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया? अच्छा, भूलो ने कहा। पंडित जी ने पूछा, लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों के दल ने रक्त मुक्त हांफते हांफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ सके। उफ, कैसा ताक के ढेला मारता है, पकड़ नहीं सके। एक और लड़के ने पहली कही हुई बात को दोहरा कर कहा, उफ कैसा। थोड़ा चुप रहो। वह दम घोट कर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया, फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में कह आवे। इसका तात्पर्य यह है कि जमींदार मुखोपाध्याय जी के निकट उनके पुत्र के आचरण की नालिश करेंगे। उस समय अंदाजन 3 बजे थे। नारायण मुखोपाध्याय जी बाहर बैठकर गड़गड़े पर तंबाकू पीते थे और एक नौकर हाथ में पंखा लेकर हवा झल रहा था। छात्र के सहित असमय में पंडित जी के आगमन से विस्मित होकर उन्होंने कहा, क्या गोविंद है? गोविंद जाति के कायस्थ थे, सो झुककर प्रणाम किया और भूलों को दिखाकर सारी बातें सविस्तार वर्णन की। मुखोपाध्याय जी ने विरक्त होकर कहा, तब तो देवदास को हाथ से बाहर जाता हुआ देखता हूँ, क्या करूँ, अब आप ही आज्ञा दे। जमींदार बाबू ने सटक रखकर कहा, वह किधर गया? क्या जानूं, जो लोग पकड़ने गए उनको ढेलों से मार भगाया। वे दोनों आदमी कुछ क्षण तक चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो कुछ होगा करूँगा। गोविंद छात्र का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए तथा मुख और आंख की भाव भंगिमा से सारी पाठशाला को धमकाकर प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता उस गांव के जमींदार हैं, फिर भी वे उसको अब पाठशाला में नहीं घुसने देंगे। उस दिन की छुट्टी समय से कुछ पहले ही हो गई। जाने के समय लड़कों में अनेकों प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती रही। एक ने कहा, उफ देवा कितना मजबूत है। दूसरे ने कहा, भूलों को अच्छा छकाया, उफ कैसा ताक कर ढीला मारता था। एक दूसरे ने भूलों का पक्ष लेकर कहा, भूलो इसका बदला लेगा देखना। इश, वह अब पाठशाला में थोड़े ही आएगा जो बदला लेगा। इसी छोटे दल के एक और पार्वती भी अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर घर आ रही थी। पास के एक लड़के का हाथ पकड़ पूछा, मणि, देवदास को क्या सचमुच ही अब पाठशाला नहीं आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं आने देंगे। पार्वती हट गई। उसे यह बातचीत बिल्कुल नहीं सुहाई। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती महाशय जमींदार के पड़ोसी हैं, अर्थात मुखोपाध्याय जी के। विशाल भवन के बगल में ही उनका छोटा सा पुराने कित्ते का मकान है। उनके बाहर भीगे खेती बाड़ी है। 2-4 घर जजमानी है। जमींदार के घर से भी कुछ न कुछ मिल जाया करता है। उनका परिवार सुखी है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। पहले धर्मदास के साथ पार्वती का सामना हुआ। वह देवदास के घर का नौकर था। 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक वह उसके साथ है। पाठशाला पहुंचा आता है और छुट्टी के समय घर पर ले आता है। यह कार्य वह यथानियम प्रतिदिन करता है तथा आज भी इसलिए पाठशाला गया। पार्वती को देखकर उसने कहा, पत्तो तेरा देवदादा कहाँ है? भाग गए। धर्मदास ने बड़े आश्चर्य से कहा, भाग गए? क्यों? फिर पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की कथा को नए ढंग से स्मरण कर हेसन आरंभ किया। देख धर्मदेव दादा, एक बार ही चूने की ढेर में एक बागी धर्म चित कर दिया। धर्मदास ने सब बातें न समझकर भी हंसी देखकर थोड़ा सा हंस दिया। फिर हंसी रोक कर कहा, कहती क्यों नहीं पत्तो, क्या हुआ? देवदास ने भूलों को धक्का देकर चूने में गिरा। धर्मदास इस बार समझ गया और अत्यंत चिंतित होकर कहा, पत्तो वह इस वक्त कहाँ है? तुम जानती हो? मैं क्या जानूं, तू जानती है, कह दे। हाय हाय, उसे भूख लगी होगी, पर मैं कहूंगी नहीं। क्यों नहीं कहेगी? कहने से मुझे बहुत मारेंगे, मैं खाना दे आऊंगी। धर्मदास ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तो दे आना। और संध्या के पहले ही
घर बुलावा देकर ले आना। ले आऊंगी,